दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु और मैं आपको बताने वाला हूँ राष्ट्र का स्वरूप कहानी का सारांश, जिसे हमारे लेखक लिखे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये कहानी आपको पढ़ने और सुनने में बहुत ही मजा आने वाले हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। तो यह जो पाठ है दोस्तों, राष्ट्र का स्वरूप, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है पृथ्वी, एक है जन और एक है संस्कृति। तीनों को हमारी पृथ्वी से ही जोड़ा गया है। पाठ बहुत ही मिस्टीरियस और मस्त होने वाला है, क्योंकि इस पाठ में हमें प्रकृति से जो भी चीज़ें मिली है, यही हमें इस पाठ में पढ़ना है। तो हमारे पाठ का नाम होने वाला है राष्ट्र का स्वरूप, जो कि एक निबंध है और इसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पृथ्वी पुत्र से लिया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राष्ट्र क्या होता है। हमारा जो भी देश होता है ना, उसे हम राष्ट्र कहते हैं, और जिस देश में हम रहते हैं ना, उससे हम कहते हैं वो हमारी राष्ट्रीयता कहलाती है। तो हमें जो पढ़ना है वो है पृथ्वी यानी भूमि, और इसे लेखक बता रहे हैं कि जो हमारी भूमि है वो बहुत ही पुराने समय से है, यानी अनंत काल से है, और इसे देवताओं ने बनाया है। तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम इस पृथ्वी के प्रति जागरूक रहें और इस पृथ्वी के प्रति हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, यानी इसके प्रति हमें जानकारी रखना चाहिए। ये हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। फिर लेखक बाद में कहते हैं कि हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधारा होती है वो पृथ्वी को ही मानी है उन्होंने, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीयता अपनी भूमि से नहीं जुड़ती है, बल्कि वह किसी राष्ट्रीयता की भावना से बनती है, और किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्रीयता होती है वह पृथ्वी से ही जुड़ी होती है। इस कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा लोग अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक रहेंगे, वह राष्ट्र उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उतना ही ज़्यादा वैभवपूर्ण होगा और उतना ही ज़्यादा सौंदर्यपूर्ण होगा। और लेखक का मानना भी है कि जो भूमि होती है वो आरंभ से अंत तक उसकी जानकारी प्राप्त करना और उसकी सुंदरता और उपयोगिता और उसकी महिमा का पहचान करना, यह हमारे लिए आवश्यक ही नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण है, अनिवार्य भी है। क्योंकि हम यदि पृथ्वी पे रह रहे हैं तो ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, जिससे हम उसकी जानकारी को ले और उसके प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, चाहे हम जिस भी देश में पैदा हों, उसके प्रति हम जागरूक रहें। यानी जैसे मान लो हम लोग भारतीय हैं, तो हमें अपने भारत की राष्ट्रीयता और भावना और उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, जिससे हमारी बलवान स्थिति होगी, जिससे हमारा राष्ट्र क्या होगा, बलवान होगा। तो लेखक हमें इस पैसे से यही सिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब हमें लेखक बताते हैं कि जो पृथ्वी है वो हमारी माता के समान है। यानी लेखक का मानना है कि जो हमारी भूमि यानी पृथ्वी है वो वास्तव में हमारी माँ के समान है। यानी जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को एक प्रेम भाव से देखती है, एक ही नज़र से देखती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो धर्म से बटे हों, चाहे वो राष्ट्र से बटे हों, चाहे वो जिस तरह से भी बटे हों, लेकिन जो पृथ्वी माता है वो सबको एक समान भाव से देखती हैं। अर्थात लेखक ये कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों, इस पृथ्वी पे कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई राष्ट्र से बटा है, कोई जाति से बटा है, लेकिन पृथ्वी माता वो सबको एक समान भाव से देखती है। उनका हक सबके ऊपर है। तो वही लेखक हमको ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि जब माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है तो वो भेदभाव नहीं देखती है। उसी तरह पृथ्वी माँ भी हमारे लिए एक माँ के समान है, और माँ इसलिए है क्योंकि इन्हीं से हम अपना अन्न जल भोजन करते हैं, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। और वास्तव में लेखक ये करें कि आसमान और समंदर, इन दोनों के बीच में जितनी भी राशियाँ पड़ी हैं, यानी जो भी सामग्री पड़ी है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी इसी पृथ्वी पे आपको नदियाँ मिलेंगी, इसी पृथ्वी पे आपको समंदर मिलेंगे, इसी पृथ्वी पे आपको पहाड़ मिलेंगे, जिससे घर बने हैं, रोड बने हैं और बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, जिसका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। और इसी से हमारे राष्ट्र का और राष्ट्र के निर्माण का, दोनों का ही विकास हुआ है। अर्थात कभी हमें ये कहना चाहता है
कि पृथ्वी माता की कोख में जो भी राशियां भरी पड़ी हैं उससे हमारा विकास संभव हुआ है, जिससे हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। और इसलिए लेखक हमें ये भी कहना चाहते हैं कि हमें अपनी पृथ्वी से आत्मीय चेतना रखना चाहिए, उनके प्रति लगाव रखना चाहिए, जिससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना में सहायता मिलती है और हम लोग एक जैसे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बताने का दोस्तों ये चीज़ था कि हमें अपनी पृथ्वी के प्रति सजग रहना चाहिए और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो लेखक ने ये जो पहला पार्ट बनाया था भूमि के प्रति, ये मैं आपको पूरी तरीके से समझा दिया हूँ। अब हमें दूसरा पढ़ना है, वो है मनुष्य यानी जन यानी लोगों के बारे में पढ़ना है। तो पृथ्वी के बारे में यदि इस चैप्टर से देगा तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे जल के बारे में। देखिए, तो लेखक ने चैप्टर के दूसरे टॉपिक में लोगों के बारे में वर्णन किया है। यानी लेखक हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है जब इस भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य ही न हो। अर्थात आप एक बार समझ के देखिए कि यदि इस पृथ्वी पे मनुष्य ही न रहे तो इस पृथ्वी का कोई महत्वपूर्ण योगदान हमारे लिए नहीं रहेगा, और या तो हम ही न रहे तो इस पृथ्वी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इसके कहने का मतलब है, लेखक हमें साफ साफ बताना चाहते हैं कि यदि हमें इस पृथ्वी पे रहना है तो दोनों लोग का महत्व होना है, मनुष्य भी होना चाहिए और पृथ्वी भी होना चाहिए। ठीक है, और बाद में लेखक हमें ये बताते हैं कि जो भूमि बिना जन के हो, यानी ऐसी भूमि जहाँ लोग रहते ही नहीं हैं, उसे हम राष्ट्र भी नहीं मानते हैं, उसे हम कोई देश नहीं मानते हैं। राष्ट्र हम वहाँ पे मानते हैं जहाँ लोग रहते हैं, लोगों को ही हम राष्ट्र मानते हैं। और कोई भी राष्ट्र यदि बनता है तो उसमें पृथ्वी और मनुष्य ये दोनों लोग होना चाहिए। और इसमें कवि एक कहानी भी कहे हैं कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इस भावना से जानते हैं दोस्तों क्या हमें सीख मिलती है कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को कपड़ा पहनाती है, खाना खिलाती है, उसे बड़ा करती है, आदर करती है, उसी तरह ये हमारी धरती माता है जो हमें खाना देती है और हमें बड़ा होते देखती हैं। हमें पूरे जीवन इनको देखना पड़ता है। फिर लेखक हमें ये बताते हैं कि जिस तरह माँ अपने संतानों को प्रेम करती है, उन्हें अन्न और जल देती है, खाना खिलाती है, उनका लालन पोषण करती है, उन्हें अच्छे संस्कार व्यवहार देती है, उसी तरह हमारी धरती माता है जो हमें अन्न जल रहने के लिए, खाने के लिए और जितने भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण सामग्री है वो सब देने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो इस कहने का मतलब लेखक का ये है, वो हमें साफ साफ लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम जिस प्रकार अपनी माता से प्रेम करते हैं उसी तरह हमें धरती माता से भी प्रेम करनी चाहिए। यानी हमें अपने देश और राष्ट्र के लिए कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारा देश और राष्ट्र दोनों क्या हो, विकसित हो और उस देश और राष्ट्र का क्या हो, महत्व हो। इसलिए लेखक कहते हैं कि जन के बिना राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। यानी जिस राष्ट्र में जन ही न हो वहाँ पे कोई राष्ट्र नहीं होता है, और जिस राष्ट्र में जन नहीं होते हैं वहाँ राष्ट्र ही नहीं माना जाता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने समझा जन के बारे में, लोगों के बारे में। अब हम इसके बाद आपको समझाएंगे वो है राष्ट्र की प्रगति। ठीक है, देखिए अब हमें लेखक बताते हैं कि जो प्रत्येक माता होती है वो अपने हर एक पुत्र को समान भाव से प्रेम करती है। उसी प्रकार इस पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो धरती माता सबको एक समान भाव से प्रेम करती हैं। उनके लिए सभी मनुष्य समान भाव है। तो हमारी धरती माता सबके लिए समान सुविधाएं भी प्राप्त करती है। भले ही यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वे अपनी जाति के अनुसार बांटे हैं, कोई धर्म के अनुसार बांटा है, तो कोई अपनी समस्या के अनुसार बांटा है, कोई अपनी समुदाय के अनुसार बांटा है, लेकिन फिर भी ये सब जितने भी लोग हैं ये सब मातृभूमि के पुत्र हैं। यानी इसी माता के ये सब क्या हैं, पुत्र हैं। और माँ अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं रखती है। तो चाहे जो जैसा भी हो, जिस भी संस्कृति का हो, जैसा भी हो, माता उसको समान भाव से प्रेम करती है। तो इसीलिए सभी मनुष्यों और सभी लोगों के लिए, अपने देश की जाति और सम्मान के लिए। बाद में लेखक हमें ये बताते हैं कि मनुष्यों को देश की प्रगति के लिए
सबके पास समान अधिकार होता है। यदि हम लोगों को छोड़कर अपने देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब तक लोग साथ नहीं रहेंगे तब तक कभी भी कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास आपस में जो भेदभाव होता है, जो हम जातियों को देखते हैं, जो हम धर्मों को देखते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। और अपने स्वार्थ को त्याग कर हमें एक नया दीपक जलाना होगा, जिससे समान व्यवहार से सभी राष्ट्रों की प्रगति हो जाए। और यही कारण हो सकता है कि सब लोग एक साथ मिलकर अपने अपने राष्ट्र के बारे में सोचेंगे तो सारा राष्ट्र ही विकासशील होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हमें लेखक बताएंगे तीसरे टॉपिक के बारे में, जो है संस्कृति। तो अब हम पढ़ेंगे संस्कृति के बारे में। इस चैप्टर का जो तीसरा टॉपिक है ना, वह है संस्कृति। और लेखक का मानना है ना कि जो संस्कृति होती है वो लोग का मस्तिष्क होता है। यानी जिस राष्ट्र की संस्कृति उच्चतम होती है उस राष्ट्र की वृद्धि संभव होती है। यानी जैसे में दोस्तों, यदि आप कहीं और समाज में जाते हैं, कहीं और जाति में जाते हैं, तो वहाँ की आपकी संस्कृति अलग देखने को मिलती है। वहाँ के लोगों के हाव भाव अलग देखने को मिलते हैं। वहाँ पे भाषाएं अलग बोलने को दिखती है। यदि आप किसी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाएंगे, वहाँ पे पहनावा अलग देखने को मिलता है। वहाँ की भाषाएं भी अलग मिलती हैं देखने के लिए। यानी हम जैसे ही अपना राष्ट्र छोड़ के या अपने अगल बगल दूसरे राष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ की भाषा, वहाँ के लोग, वहाँ के रहन सहन सब कुछ अलग हो जाती है। यानी वहाँ की संस्कृति ही क्या होती है, बदल जाती है। लेकिन लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं, भले ही वह संस्कृति बदल जाती है लेकिन हमारी भूमि वही रहती है। तो लोगों ने ही भूमि और संस्कृति को अलग किया है। इसलिए हमें अपनी सभी क्वालिटीज को यानी विशेषताओं को ध्यान रखते हुए हमें अपनी संस्कृति की विकास करना है, जिसके कारण यदि हमारी संस्कृति विकास हुई तो हमारा राष्ट्र विकास होगा, और राष्ट्र विकास होगा तो हम लोग भी क्या करेंगे, विकास करेंगे। और लेखक बाद में हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि यदि हमें आपस में भाईचारा, प्रेम संबंधी, ये सब की भावना अगर हमें मिल जाती है तो हमें एक अलग सा बल मिल जाता है, जिसके कारण हम किसी से भी टकराव लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अकेले यदि हम किसी चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी नहीं प्राप्त होता है। और यदि वही 10 लोग साथ में रहते हैं तो किसी को भी कार्य करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद होता है। तो लेखक हमें साफ बताते हैं कि संस्कृति हो, चाहे जन हो, चाहे पृथ्वी हो, एक ही चीज़ है जो सबको बढ़ा सकती है, वो है भरोसा और साथ। यदि ये चीज़ साथ में रहे तो हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को और सबको आगे ले जाकर रख सकते हैं। इस अंतिम टॉपिक में लेखक ये कहते हैं कि जो लोकगीत होती हैं या लोक कथाएं होती हैं, लोकगीत यानी जो संविधान के समय गीत लिखा जाता है वो लोकगीत होता है। लोक कथा यानी जो लोग कथाओं को कहते हैं, जो वीर गाथाएं, जो स्वतंत्रता सेनानी के लोग होते हैं उनकी कथाओं के बारे में जो कहते हैं उसे हम लोक कथा कहते हैं। तो जो लोकगीत और लोक कथा है ये हमारी संस्कृति का भंडार होती है। हम अपनी संस्कृति इन्हीं के द्वारा सीखते हैं। यानी वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि जो संस्कृति और सभ्यता है इससे लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। सिर्फ लोकगीत और लोक कथा ही है जिससे हम आपस में मिले रहते हैं। आप ही दोस्तों समझिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी ऐसे दिन आते हैं तो हम अब सभी को याद करने लगते हैं, वे सभी जो हमारे लिए कार्य होते हैं। लेकिन जैसे ये दिन बीतते हैं हम सबको धीरे धीरे भूलने लगते हैं। फिर लेखक हमें ये समझाते हैं कि हमें ये सब का स्वागत करना चाहिए और इन्हें हमें स्मरण करना चाहिए। और हमारे पास जो संस्कृति होती है वो हमारे पूर्वजों से मिलती है। यानी जो दादा होते हैं, पापा होते हैं, मामा होते हैं, मम्मी होती हैं, तो इनकी रीति रिवाजों को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये जैसे कहते हैं उसी संस्कार में हमें रहना चाहिए, जिससे हमारी भविष्य की उन्नति होती है। और यदि हमारे भविष्य की उन्नति होगी तो हमारे राष्ट्र की भी उन्नति होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मैं इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ, जिससे यदि पेपर में कोई भी टॉपिक अगर आपके पास आए तो इसे आप लिखने से थोड़ा भी झिझकिएगा मत। और जाने से पहले एक भाई को लाइक कर देना और अपने एक दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, लव यू, बाय बाय, टाटा।